हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारे सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम कुछ बातें करेंगे जो हमारे कोर्स रिलेटेड होंगी। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पे जाएंगे और फिर हम कोर्स में आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप सभी लोगों ने सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम को पास किया है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी बच्चों को। सभी बच्चे वो जो सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए हैं उनके लिए एक थोड़ा सा सेटबैक लग रहा होगा उनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप फिर से उठिए, फिर से कोशिश करिए और इस बार जीत आपकी होगी, पक्की होगी। तो जो लोग देख रहे हैं अपने दोस्तों के समझाएं कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर एग्ज़ाम आएगा और हम अच्छे से एग्ज़ाम देंगे और अच्छे से पास हो जाएंगे। और जिन लोगों ने भी हमारा क्लास बाई किया है उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वाई के त्रिपाठी क्लासेस को अपना भरोसा दिखाया। और वाई के त्रिपाठी क्लासेस की सीए इंटर और इस सीए इंटर की सभी क्लासेस, सीए इंटर और सीएम इंटर की सभी क्लासेस जो हैं वो रिकॉर्डेड मोड में जाती हैं सभी क्लासेस, और एकदम एकदम फ्रेश न्यूली रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। मैं कैमरा फोकस क्लासेस करता हूँ, इसका मतलब ये कि हम लोग ऑन कैमरा देख कर बात करते हैं और ऑन कैमरा ऐसा फील हुआ कि आपको फेस टू फेस पढ़ना है। ठीक है, मेरा 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 जो हेड कैमरा की तरफ होता है हमेशा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यस मैं बैठकर फेस टू फेस पढ़ रहा हूँ। आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास का मकसद ये है कि पहले आप जानें कि आपका सिलेबस क्या है, आपके क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होंगे नए सिलेबस में, और हमारे सिलेबस का कंटेंट क्या होगा, और कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। मैं इंट्रोडक्शन का सिर्फ एक ही क्लास दूंगा और थ्योरी वगैरह की क्लासेस जो रहेंगी वो अलग से रहेंगी। ये समझ लीजिए आप एक तरह से इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लस ओरिएंटेशन क्लास है, राइट। आपको अगर क्लास करते वक्त ऐसा फील हो कि भैया ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, आप उसको तुरंत नोट करें और नोट करने के बाद उसको नोट करके रखें कि हाँ ये मेरे को ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आया। नोट करने के बाद आपको ना टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल में हमारा डिस्कशन ग्रुप है, उस डिस्कशन ग्रुप में आपको पोस्ट कर देना है। उस डिस्कशन ग्रुप में आप पोस्ट करेंगे, आपको क्वेरीज का जो आपकी जो क्वेरीज होंगी उसकी रिप्लाई आपको चली जाएगी टाइम टू टाइम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने नाम सुना होगा पहले भी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। क्लास 11-12 में आई गेस बिजनेस स्टडीज़ वगैरह में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर है एक। और जो आईएससी वाले बच्चे हैं वो कॉमर्स में ऐसा आई गेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े होंगे। हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे बिना कोई समय बर्बाद किए हुए, एकदम डायरेक्टली, कोई समय बर्बाद नहीं होगा, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात होगी और एकदम ह्यूज एम्पल डिस्कशन हमारा चलता रहेगा क्लास को लेकर के, कॉन्सेप्ट को लेकर के। ठीक है, तो आइए हम अपना क्लास श्री गणेश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलें, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, उस पर बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि आई एम योर कोच मेंटर वाई के त्रिपाठी फ्रॉम वाई के त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। और मैं आपको एफएम पढ़ाऊंगा सिर्फ इस वाले बैच में 50 मार्क्स का। मेरी अकाउंट्स और एफएम दो क्लासेस चलती हैं, सीए इंटर और सीएमए इंटर के लिए। तो अभी जो है मैं आपको एफएम पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट्स वाली क्लास में मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा और एसएम आपके एक अलग सर पढ़ाएंगे। आप सारी क्लासेस जो है आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलेंगी और टाइम टू टाइम चली जाएंगी। उसके लिए एक डिटेल्ड अलग वीडियो है, वो वीडियो आप देख लेंगे। हम लोग एकदम डायरेक्टली बात करेंगे कि भाई हमारा कोर्स कंटेंट क्या है और कोर्स कंटेंट पे किस तरह जाना है।
लिखें। नोट 1, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है पहले वो जानेंगे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में एक आउटलाइन लेंगे हम लोग। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बारे में एक आउटलाइन लेंगे। जैसे कि हमारा नाम है सब्जेक्ट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब मैं बोलूंगा तब लिखेंगे आप एक बार हेडिंग डाल के छोड़ दो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? मतलब रिलेटेड टू मनी। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एनी गेस? सोचो आप लोग, मैनेजमेंट का मतलब क्या था? आपने पढ़ा है मैनेजमेंट, बहुत जगह पढ़ा आपने। मैनेजमेंट का बेसिक, एकदम बेसिक मतलब होता है कि जो चीजें हमारे पास हैं, रिसोर्स जो हमारे पास है, उस रिसोर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके, दैट इज मैनेजमेंट। अब उस रिसोर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज कैसे किया जाएगा? रिसोर्स कहने का मतलब हमारे पास क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास समय है 5 घंटे का, और उस 5 घंटे में आपको पढ़ाई करनी है आज। तो उस 5 घंटे को आप इफेक्टिवली कितने अच्छे तरीके से आप यूज कर पाए कि उसका आउटपुट एकदम मैक्सिमम निकले। दिस इज बेसिकली मैनेजमेंट। ये क्या हो गया? ये मैनेजमेंट ऑफ टाइम हो गया। ये मैनेजमेंट ऑफ टाइम हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं छोटा सा आपको, पहले मैं इधर उधर के एग्जांपल आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, मैं कंटेंट पर आऊंगा। फिर आप एक और एग्जांपल समझे। जैसे मान लें आपके यहां कोई पार्टी है छोटी सी, और आपने 500 लोगों का खाना बनवाया, 500 लोगों का। लेकिन क्या हुआ कि 650 या 700 लोग आ गए, 700 लोग आ गए, 200 लोग अधिक आ गए। अब 500 लोगों का खाना बनवाया है, 200 लोग अधिक आ गए। 40% लोग अधिक, 40%, 1.4 टाइम्स लोग अधिक आ गए। तो कैसे फिर मैनेज होगा? आप कैसे उन 500 लोगों के खाने को 200 लोगों को सर्व करेंगे, या फिर 500 लोगों के जो 500 लोगों का खाना है उनको किस तरह से ऐसा मैनेज किया जाएगा ऊपर नीचे करके कि वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 700 लोगों तक पहुंच जाए? ये है उस दिन का ये मैनेजमेंट हो गया, किस तरह से हम फूड मैनेजमेंट करेंगे। समझिए। एक और चीज, आपको सब्जी लाने के लिए कहा गया और आपको 100 रुपए दिए गए। आपको बोला गया कि ये सब्जी लेकर आना, 100 रुपए दिए गए, और आपको उस 100 रुपए में ऐसी सब्जी लानी है जो 2 टाइम, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम वो सब्जी बन जाए घर में। तो आपको किस तरह उस 100 रुपए को यूज करना है ताकि जो हमारा आउटपुट निकले, सब्जी हम खरीद पाए, उसको हम इतना पॉसिबल बेस्ट वे में खरीद पाए ताकि हमारे यहाँ दो, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम हम उस सब्जी को यूज कर पाए और इफेक्टिवली यूज कर पाए। दिस इज व्हाट मैनेजमेंट। बेसिकली ये मैनेजमेंट है। आपने ऐसे भी बहुत सारे डेफिनेशंस वगैरह पढ़ा होगा मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट इज द थिंग गेटिंग डन बाय अदर्स। मैनेजमेंट का मतलब ये फोरकास्टिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ये वो बहुत कुछ। दीज ऑल आर व्हाट बुकिश थिंग्स। आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट का मेरे को अभी तक यही मतलब समझ आया, और आपको भी यही समझ आ रहा होगा कि भाई किसी भी चीज का मैनेजमेंट का मतलब जितना अवेलेबल है उसको इस तरह से, किस तरह, इस तरह से यूज किया जाए ताकि मेरे को बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिल पाए। जितना अवेलेबल है उसको इस पॉसिबल वे में यूज किया पाए कि मेरे को बेस्ट रिजल्ट मिल पाए।
दिस इज कॉल्ड बेसिकली मैनेजमेंट। और यहां पर मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है? यहां पर मैनेजमेंट रिलेटेड है फाइनेंस से। फाइनेंस मतलब रिलेटेड टू मनी। हम फाइनेंस कैसे मैनेज करें, फाइनेंस जितना अवेलेबल है, पैसा जितना अवेलेबल है, उसको किस तरह से मैनेज करें ताकि वो बेस्ट पॉसिबल वे में यूज हो पाए। और समटाइम्स पैसा अवेलेबल नहीं है तो पैसा अपने को प्रोक्योर भी करना है। अगर जो मेरे को चाहिए, जितना यूज करने के लिए चाहिए, दैट मच अमाउंट ऑफ मनी वी नीड टू प्रोक्योर। कैसे आएगा पैसा? मैं आपको एक और छोटा एग्जांपल देता हूं। हम लोग ये छोटे छोटे एग्जांपल से चलेंगे। पहले मैं आपको छोटे एकदम बेसिक छोटे बच्चों वाला एग्जांपल दूंगा, एकदम बेसिक, जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। फिर मैं आपको हो सकता है किसी एग्जांपल में आपको ले चलूं, बड़ी बड़ी कंपनीज का एग्जांपल दूं। कभी मैं बड़ी बड़ी कंपनीज का एग्जांपल दूं आपको, किसी टाइम पे मैं ले चलूं आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी के किसी पर्टिकुलर जो है डिवीजन का एग्जांपल दूं, तो वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बात होगी, वो आगे धीरे धीरे करके वो बढ़ता रहेगा। आप एक छोटी सी और चीज समझो, से आपके घर में आपके डैड की सैलरी है 1 लाख पर मंथ, समझो। अब उस 1 लाख पर मंथ को, अब कोई कहेगा सर ये 1 लाख पर मंथ इज मोर देन एनफ, कोई कहेगा नहीं 1 लाख पर मंथ इज नॉट मोर देन एनफ, ठीक है, वी नीड मोर। तो डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यू आर मेंटेनिंग, ठीक है, उसके हिसाब से फिर डिसाइड होता है। मैं मानता हूं कि इन जनरली, ठीक है, 1 लाख रुपया सैलरी और 10 लोगों की फैमिली है, समझो। उसमें खाने का खर्चा है, पढ़ने का खर्चा है, घर का खर्चा है, बहुत एवरीथिंग। तो उस 1 लाख रुपए से सोर्स क्या है? सैलरी। इनकम क्या है? सैलरी। अवेलेबल कैश क्या है? 1 लाख रुपया। नाउ उस 1 लाख को कैसे यूज करें कि सब की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए और कुछ सेविंग्स भी की जाए। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ये हमारे घर में होता है, अपने डैड को देखते हैं, अपने पिता को देखते हैं, अपने माता पिता को देखते हैं, वो लोग ये करते हैं। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। पैसे का मैनेजमेंट है, फाइनेंस का मैनेजमेंट है। दिस इज फाइनेंस का मैनेजमेंट है, पैसे का मैनेजमेंट है, समझ रहे? तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हो गया सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक मतलब क्या हो गया? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक एकदम मतलब हो गया, भैया मेरे को क्या चाहिएगा? पैसा चाहिए, प्रोक्योरमेंट, स्पेलिंग समटाइम मिस्टेक्स हो सकता है तो स्पेलिंग वगैरह पे नहीं जाएंगे हम, एंड यूटिलाइजेशन। कैसे आएगा और कैसे यूज होगा, कैसे आएगा और कैसे यूज होगा। तो बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसी क्वेश्चन को डील करता है। हाउ डू वी प्रोक्योर फंड, या हाउ fund will be available to us, and how this particular fund shall be used in a best possible manner that we get best possible result. This is called financial management. इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब समझिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रोक्योरमेंट की बात की मैंने। प्रोक्योरमेंट की बात की, इसका मतलब प्रोक्योर मतलब पैसे को कहीं ना कहीं से लाना। तो कहां से लेकर के आएंगे, किस किस तरह से लेकर के आएंगे, कितना कितना लेकर के आएंगे, और क्या क्या खर्च लगेगा पैसे को लेकर के आने का। मैं एक छोटी सी बात करता हूं आपको, एकदम छोटी स्टोरी सुनाता हूं, 10 सेकंड की है एकदम। क्या बात है सर, 10 सेकंड की, चलो फटाफट स्क्रीन पे देखिए ना सर, स्क्रीन पे देखिए, अच्छा लगेगा, समझ आएगा आपको। और स्क्रीन पर देखकर मुस्कुराइए, कहिए कि यस, ये अटेम्प्ट अपना सीए का सबसे बेस्ट अटेम्प्ट है, और इस अटेम्प्ट में अपने एकदम तोड़ नंबर लेकर आएंगे, एकदम तोड़ फाड़ नंबर लेकर आएंगे। कहिए ना सर, कहिए फटाफट। छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, सुनो। आपको 10,000 रुपए की जरूरत है, 10,000 रुपए। आप वो 10,000 रुपए कहां से लेंगे?
या तो आप किसी से उधार लेंगे, या तो आप घर में किसी से मांगेंगे। दो काम हो सकता है। आप उधार लेंगे तो उधार लेने का कॉस्ट लगता है, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट, सामने वाला ब्याज लेगा। और घर में किसी से मांगेंगे, से पापा से मांगे, समझिए, तो कहेंगे ना कि जो पैसे तुम यूज करोगे उस पैसे के बदले क्या करोगे तुम। तो आप कहेंगे कि हो सकता है आपको कहीं फीस देनी हो सकता है आपको किसी को पेमेंट करना हो, कोई काम किया हो उसके बदले कोई आपका, या हो सकता है आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना, वट एवर इट इज, कुछ भी रीजन हो सकता है, एकदम कुछ भी रीजन, बेसिक चीज समझो, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो पिताजी को किससे मतलब है? पिताजी को मतलब है कि अगर पिताजी से लेंगे तो पिताजी को मतलब है भाई पैसे का करोगे क्या। उनको मतलब है पर्पज, कहां यूज होगा। और अगर अच्छे जगह यूज हो रहा है तो उनको मतलब है कितना पैसा घूम करके आएगा, या उसके बदले कितनी एक्सचेंज वैल्यू हमारे पास में आएगी। आप समझ रहे? थोड़ी छोटी सी बात और समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रोक्योरमेंट में इतने सारे सवाल आते हैं, प्रोक्योर करने के बाद क्या होगा ये भी सवाल आता है। बेसिकली आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो क्वेश्चंस है, दो वर्ड है, उनका क्या मतलब हो सकता है, एक बार थोड़ा दो चार लाइन में बताने की कोशिश करी है मैंने, दो चार लाइन में। ठीक है, आप अगर बुक्स वगैरह में डेफिनेशन देखेंगे तो आपको लिखेगा फोरकास्टिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस इन एन एंटिटी, ऐसे करके दिखेगा, बड़ा सा एकदम दिखेगा। लिखिए, लिखना है, लिखना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ, financial management is concerned with procurement of procurement of funds and its effective utilization so that best possible result best possible result can be achieved, best possible result can be achieved। लिखिए जरा इसको, best possible result can be achieved। best possible result can be achieved। पैरा चेंज करना, लिखना इट इज मैनेजरियल एक्टिविटी, it is a managerial activity which concerned with planning and controlling the firm's financial resources।
रिफॉर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नाउ ये जो मैंने लिखा है इसका एग्जाम से कोई वास्ता नहीं है, कंटेंट आपको थोड़ा बहुत समझने का है, आप समझें फिर लिखें। आ जाइए, मैं लिखवाते जाऊंगा समझाते जाऊंगा, लिखवाते जाऊंगा समझाते जाऊंगा, ताकि वो कंटेंट जो है रेडी होता रहे। और ये एमसीक्यू है, तो इसमें क्या रहेगा कि क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू भी रहेगा, थ्योरेटिकल पार्ट से भी होंगे, तो थ्योरेटिकल थ्योरी क्लास अलग से आपको जाएंगे। प्रैक्टिकल पार्ट में जितना भी रनिंग राइटअप होगा वो सब आपको लिखवाया जाएगा, ठीक है। चलो एक एक और हेडिंग देना। नोट नंबर 2, बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिक एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लिखना, ऑफ कर दो। वहाँ पर बेसिक एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑफ कर दो। बेसिक एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो किन पिलर्स पे बेस्ड है। बेसिक एस्पेक्ट का मतलब ये हो गया, ठीक है। मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो किन पिलर्स पे बेस्ड है, बेसिक एस्पेक्ट का मतलब ये हो गया। लिखें, पहला प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, दूसरा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड में हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड में, कि पैसा कहाँ से आएगा। पहला चीज, मैं छोटी छोटी चीज़ें लिखता हूँ, एकदम बेसिक चीज़ें, कि पैसा कहाँ से आएगा। पहला पॉइंट हो गया, पैसे कहाँ से आएगा। प्रोक्योरमेंट कहाँ से मतलब कहाँ से प्रोक्योर करना आपको, यानी सोर्स। वी नीड सोर्स, वी नीड सोर्स, कहाँ से प्रोक्योर करना, पैसे कहाँ से आएंगे। उसके बाद अपने को बात करना है जो पैसे आएंगे उन पैसों को आने का कॉस्ट कितना लगेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, इस पे हमें ध्यान देना है। तीसरी बात हो रही है जो पैसे आएंगे, मैं सब कुछ आपको जाकर लिंक करूंगा, अभी बात आप समझते जाओ कि चीजें क्या क्या कैसे कैसे हो रही हैं। जो पैसे आएंगे, जो पैसे आएंगे वो किस प्रपोर्शन में आएंगे। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन ऑफ फंड। आप बोलेंगे सर प्रपोर्शन मतलब किस अनुपात में आएंगे,
तो कौन सा पैसा, पैसों का सोर्स डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, बात करूंगा थोड़ी देर नीचे बात करूंगा मैं, किस प्रपोर्शन में आएंगे। ये तीन बातें, कहां से आएंगे, कॉस्ट क्या लगेगा, और किस प्रपोर्शन में आएंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइल we need to ask ourselves, yeah, we need to ask a finance manager need to ask himself while procuring the fund कि पैसे कहां से आएंगे, पैसे कितने आएंगे, और पैसों का प्रपोर्शन जो रहेगा वो क्या होगा, सोर्स में प्रपोर्शन जो रहेगा वो क्या होगा, उसके कॉस्ट क्या क्या लगेंगे। ठीक है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। उसको देखें आप, उसमें पहली चीज, दूसरी चीज, कहाँ यूटिलाइज करना है। ठीक है, मतलब वेयर टू इन्वेस्ट, दूसरा हाउ मच टू इन्वेस्ट, पहली चीज है कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ये हमारा बेसिक एस्पेक्ट हो गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कितना प्रोक्योर करना है पहले ये बात, और प्रोक्योर करने के बाद कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन करना है दूसरी बात। अब मैं आपको एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाता हूँ, बैलेंस शीट बना करके आपको चीज़ों को समझाता हूँ। बेसिकली आप समझने की कोशिश करिए, मैं एक बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट बना के चीज़ों को समझाऊंगा कि भाई ये जो प्रोक्योरमेंट है और ये जो यूटिलाइजेशन है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह से शो होगा, और फिर हमारा चैप्टर्स जो है वो क्या क्या होगा उस पर बात करेंगे। ठीक है, नीचे एक छोटा सा बैलेंस शीट आप भी ड्रॉ करिए, मैं भी ड्रॉ करता हूँ साथ में एकदम। अब बोलेंगे क्या सर हमें एकदम स्केल पेंसिल लेकर ड्रॉ करना, एकदम आराम से, कोई दिक्कत है, चिल होकर ड्रॉ करिए। तो ये दिस इज अ बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का कंपोनेंट क्या क्या है, एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी, ये तीन कंपोनेंट। यहाँ से शेयर कैपिटल है, यहाँ पर रिजर्व्स है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट है, यहाँ पर करंट लायबिलिटी है, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स है, और यहाँ पर करंट एसेट। यहाँ पर करंट एसेट, ये आपका टोटल वाला कॉलम है। मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को साइड साइड में कुछ ना कुछ लिखना रहेगा। चलिए, अब आपको ये बैलेंस शीट दिख रहा है एकदम सेंटर ऑफ द स्क्रीन, दिस बैलेंस यू कैन सी द बैलेंस शीट सेंटर ऑफ द स्क्रीन। देखिए, पहला जो हमारा आइटम है वो दिख रहा है शेयर कैपिटल, दूसरा दिख रहा है रिजर्व्स, तीसरा दिख रहा है लॉन्ग टर्म डेट, और फिर दिख रहा है आपको करंट लायबिलिटी, फिर दिख रहा है इधर फिक्स एसेट और करंट एसेट। अब एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेता जाता हूं और आपको समझाते जाता हूं, और इस बैलेंस शीट के थ्रू अपने समझेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और चैप्टर को, और बेसिक एस्पेक्ट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके मतलब को समझेंगे। एकदम स्क्रीन पर बने रहिए, और स्क्रीन पर बने रहिए, और एक बार हर हर महादेव कह दीजिए, और फिर स्टार्ट करते हैं अपने। सुनिए जरा, देखिए,
अगर हमें एक फिक्स्ड एसेट खरीदना है, एक एसेट खरीदना जिसका प्राइस है 10 लाख रुपया, जिसका कॉस्ट है 10 लाख रुपया, सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना होगा? एक एसेट खरीदना है और उसका कॉस्ट है 10 लाख रुपया, तो हमें क्या कैसे खरीदेंगे हम एसेट? तो पैसे लेकर जाएंगे दुकान, शॉप में जाएंगे, बोलेंगे भाई मेरे को एसेट देना 10 लाख रुपए का, वो देगा, हम लेके घर चले आएंगे। आपके मन में तो ये सवाल आ रहा होगा ना, सर कैसे खरीदें, ऐसे ही खरीदेंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं खरीदना। अरे ऐसे तो खरीदना ही है, ये तो होगा ही, लेकिन जो उसके पीछे का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, द कर्टेन शुड बी रेज्ड, पर्दा उठाओ, और पीछे का फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो देखो भाई, देखो पीछे का फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। पीछे का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, 10 लाख रुपया चाहिए मेरे को एसेट खरीदने के लिए। हाउ दिस 10 लाख कैन बी प्रोक्योर्ड, सबसे पहली बात ये हो गई। उसके मैं ऑप्शन देता हूं आपको, समझो, ऑप्शन देता हूं। इसको नहीं लिखना, जो मैं अभी लिख रहा हूं उसको नहीं लिखना है। 10 लाख एसेट है, अब अपने फ्रेंड के पास क्या बोले, भाई लोन देना, कितने का? 10 लाख रुपया दे। बोला ठीक है, मेरे को 4 महीने वापस कर देना भाई। तुमने बोला ठीक है, 4 महीने में वापस कर दूंगा। आप 10 लाख का एसेट खरीद कर ले आए और ला करके बिजनेस कर रहे हैं। 4 महीने बाद आपका फ्रेंड आया, बोला वो 10 लाख रुपए दिए थे भाई, पैसे वापस कर, तुमने कहा था 4 महीने में दे दूंगा, एंड यू डिडंट येट टर्न्ड अप टू पे द मनी, एंड यू डिडंट येट टर्न अप टू पे द मनी। क्यों नहीं? आप कहेंगे भाई अभी तो बिजनेस में लगाया पैसा, और अभी तो बिजनेस जस्ट स्टार्ट किया, और 10 लाख रुपया अभी कमाया ही नहीं मैंने उससे, कैसे वापस कर दूं? वो बोलेगा भाई मेरे को पैसा चाहिए तुरंत के तुरंत, तू कहीं से भी जहां से भी दे, मेरे को नहीं पता, आई नीड माई मनी। यू टोल्ड मी दैट यू विल फुलफिल योर प्रॉमिस आफ्टर 4 months to repay the money which I have lended to you, which I have lent to you। ठीक है, अब आप परेशान हैं, आप कहां से लेकर के आएंगे पैसा? आपने कहीं से पैसे लेकर के, लोन ले लिया आपने, और लेकर के आया आपने, एक लोन ले लिया, और वो उसको बोला भाई मेरे को लोन दे दो, मेरे को 10 years के लिए लोन दे दो। आप तो से 5 years के लिए लोन दे दो, 5 years, 5 years के लिए मेरे को लोन दे दो। एक लोन लेकर बैंक से लोन लिया आपने 5 years के लिए, या फिर कहीं से भी लोन लिया, 5 साल के लिए लिया, कहीं से भी लिया, और ले करके आपने उस फ्रेंड को दे दिया। इस जो ये जो स्टोरी है, उस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली? इस स्टोरी से आपको सीख मिली कि भैया अगर हम एसेट खरीद रहे हैं, जो कि एसेट एक दिन में रिटर्न नहीं देगा आपको, ये तो सालों साल चलेगा, धीरे धीरे करके रिटर्न देगा आपको, तो उस एसेट में लगने वाला फंड का जो रिटर्न है वो धीरे धीरे आएगा। इसलिए आपको पैसा भी कुछ ऐसा चाहिए जो हम धीरे धीरे चुकाएं। इसका मतलब है दिस वॉज शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म फंड 4 महीने के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म फंड था, और आपको चाहिएगा लॉन्ग टर्म फंड, क्योंकि आपका एसेट क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है। तो जो एसेट्स आपके लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको फाइनेंस करने के लिए कौन से पैसे चाहिए? लॉन्ग टर्म फंड चाहिए। या अगर आपके पास में है तो आप यूज करो, आपको तो रीपे करना नहीं है खुद को तुरंत के तुरंत। ये छोटा सा एग्जांपल है बैलेंस शीट को स्टार्ट करने के लिए। देखो पैसे हम कहां से लेकर के आएंगे, उसका ये सोर्स है, सोर्स 1 एंड सोर्स 2, सोर्स 1 एंड सोर्स 2। और ये पैसे कहां इन्वेस्ट करेंगे, ये उसका यूटिलाइजेशन है, इन्वेस्टमेंट, ये उसका यूटिलाइजेशन है। मतलब अगर हम शेयर कैपिटल रिजर्व्स और लॉन्ग टर्म डेट, मतलब या तो हम नेट शेयर कैपिटल और रिजर्व्स का पैसा यूज कर रहे हैं, या फिर हम लॉन्ग टर्म डेट का पैसा यूज कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एसेट्स में यूज करेंगे जो एसेट्स हमारे क्या हैं? लॉन्ग टर्म एसेट हैं। तो लॉन्ग टर्म एसेट कैन ओनली बी फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स,
तो लॉन्ग टर्म एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए लॉन्ग टर्म फंड्स यूज करते हैं. दिस इज कॉल्ड आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. दिस इज कॉल्ड आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. दिस इज कॉल्ड आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अच्छा, दूसरी बात, अब ये जो फंड है, फंड लाने का पैसा कितना कितना खर्च लगेगा. फंड लाने का एकदम सिंपल, फंड लाने का क्या क्या खर्च लगेगा. नीचे आता हूं मैं. जैसे शेयर कैपिटल जो पैसा है, ये तो ओनर का फंड है, या फिर ये इसको शेयर होल्डर का फंड ही बोलते हैं. जो डेट है वो डेट तो लेंडर का पैसा है. ओनर को क्या चाहिएगा? रिटर्न. लेंडर को क्या चाहिए? इंटरेस्ट. बेसिकली ओनर को चाहिए रिटर्न और लेंडर को चाहिएगा इंटरेस्ट. और एक अब दूसरी बात समझो. पहली बात आपने क्या समझी? जो लॉन्ग टर्म फंड रहेगा, सोर्स कहां कहां से पैसे आएंगे, कहां कहां अप्लाई होगा. तो पहला आपको तरीका बताया कि लॉन्ग टर्म फंड कैन बी अप्लाइड टू लॉन्ग टर्म एसेट्स, यानी फिक्स्ड एसेट्स. बेसिकली लॉन्ग टर्म फंड कैन बी अप्लाइड टू फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स. पहली चीज सीखा आपने, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ये हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग, जिसको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अब उसके बाद नीचे समझो, जो हमारा शेयर कैपिटल है वो ओनर का फंड और शेयर होल्डर का फंड है. ओनर का फंड, शेयर होल्डर का फंड, यानी अगर आप बिजनेस से पैसे लगाएंगे तो शेयर होल्डर को क्या चाहिएगा? रिटर्न. बेसिकली मेरा पैसा बढ़ना चाहिए, मेरा पैसा ग्रो होना चाहिए, मेरे को डिविडेंड के रूप में रिटर्न मिलना चाहिए. ये सब बात नॉर्मल सी. अगर लेंडर, डेट वाला आदमी पैसा देता है तो उसको क्या चाहिएगा? उसको चाहिएगा इंटरेस्ट. और अगर एक कंपनी नुकसान में है तो क्या वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगी? क्या पे करना पड़ेगा उसको, क्योंकि बाहर का पैसा है ये. तो हम कितना कितना डेट यूज करें और कितना कितना ओनर का फंड यूज करें, इसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. कितना यूज, मतलब कितना प्रोक्योर करें, किस रेशियो में, यानी प्रोपोर्शन में, इसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर. अब कितना कितना किस किस सोर्स से मेरे को लेना है, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि किस किस सोर्स से पैसे लेने के लिए कितना कितना खर्चा लग रहा है मेरे को. अब दूसरी चीज पर आते हैं, कितना कितना खर्च लग रहा है. अब एक छोटी चीज बताओ, मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है? 8% से 10% नॉर्मली इंटरेस्ट रेट. तो अगर मान लो कभी पैसा, आप अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो 8 से 10 के बीच में आपको ब्याज मिलेगा. वैसे 8.5 आपके आसपास ब्याज चल रहा है, ठीक है, विदाउट एनी रिस्क. ठीक है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है. तो अगर आपके पास 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है तो आप अगर कहीं उसको इन्वेस्ट कर देते हैं किसी मतलब आरएफ पे, आरएफ कहने का मतलब रिस्क फ्री रेट पे, मतलब जहां पे आपको रिस्क, पैसा डूबने का रिस्क नहीं रहेगा. बैंक में डाल दिया पैसा, पड़ा हुआ, रिस्क नहीं है पैसा डूबने का. ठीक है, पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हाँ कम रेट से बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा जरूर. तो आपको 8 से 10% ब्याज मिल जाएगा. अगर मैं कहूं कि वही पैसा आप मेरे बिजनेस में डालिए और मेरे बिजनेस के शेयर होल्डर बनिए, तो आप कहेंगे कि देखो भाई, ऐसे ही बिना रिस्क के पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं बैंक्स में, मतलब बैंक में एफडी एंड ऑल वट एवर इट इज. ठीक है, एक बार प्लेन बात समझते हैं ना, बस हमको इंट्रोडक्शन समझना है एक बार. तो मेरे को पैसे, मेरे को रिटर्न मिल रहा 8 से 10%. आप मेरे को कितना देंगे ये बताइए. मैं बोलूंगा आप, तुम भी 8 से 10% ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, मेरे से भी 8 से 10% ले लो. आप कहेंगे नहीं, मैं 8 से 10% नहीं ले सकता. मैं पूछूंगा क्यों नहीं ले सकते? तो आप ऐसा कहेंगे कि भैया आपके बिजनेस में पैसा लगाने पे तो रिस्क है, कल को बिजनेस डूबा तो मेरे पैसे डूबे.
इसलिए मेरे को चाहिएगा हायर रिटर्न। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है आपके बिजनेस से, मेरे को बैंक वाले से एक्सपेक्टेशन कम है, मेरे को आपके बिजनेस से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। आप बताइए कितना देंगे? तो अगर बैंक से आपको मिल रहा है 8%, तो आप हमसे कम से कम 15% मांगेंगे। मांगेंगे नहीं मांगेंगे? एकदम सीधी सी बात है। अरे भाई 5-7% ऊपर, एटलीस्ट 50% ज्यादा मांगेंगे। इन जनरल बोल रहा हूं, मन से लिया फिगर है, ठीक है। तो मान लो बैंक से आप ले रहे हैं 8%, ठीक है, तो मेरे से 7% और जोड़ लो, मेरे से कितना मांगेंगे? 15%। इसका मतलब है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे लगा रहे हैं तो आपको हायर रिटर्न चाहिए, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, क्योंकि बिजनेस में रिस्क ज्यादा है, ठीक है। और इसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब अगर हमें इक्विटी वालों से पैसा लेना है तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, खर्च ज्यादा लगेंगे। 15% मन से माना हुआ है, ठीक है, 15%। ठीक है। चलो, अब आप लोन लेने गए मार्केट में, लोन लेने गए मार्केट में, तो उसने कहा कि मैं आपको 9% पे लोन दूंगा। 9% 9% पे लोन दिया तो आपको इक्विटी, अपना पैसा, शेयर होल्डर से पैसा मांगने के टाइम पर, यानी इक्विटी के थ्रू पैसा जुटाने में आपको लग रहा है 15%, लेकिन डेट के थ्रू पैसा जुटाने में लग रहा है आपको 9%। समझो कि आप किससे ज्यादा पैसा जुटाना चाहेंगे, मतलब किससे ज्यादा पैसा प्रोक्योर करना चाहेंगे। आपका अगर कैपिटल है 2000 का, ठीक है, तो आपने बोला भैया मेरे को 1500 रुपया यहां से दे दो और 500 रुपया यहां से दे दो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ। यहां से हमको कितना कितना चाहिए, ये कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ। क्या ये कैसे डिसाइड हुआ? ये डिसाइड इस तरह से हुआ कि किस सोर्स से आपको कितना सस्ता पैसा मिल रहा है, कितना चीपर फंड आप रिसीव कर पा रहे हैं, किस सोर्स से, ये इस तरह डिसाइड हुआ। कुछ बात समझ में आ रही है? देखो, ये ओरिएंटेशन इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं किसी भी तरह आपको इजीली चीजों को। इसको कहा गया कि ये है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका कैपिटल का स्ट्रक्चर, 500 यहां से और 1500 यहां से, स्ट्रक्चर, प्रपोर्शन। और ये हो गया आपका कॉस्ट, कॉस्ट। और ये हो गया स्ट्रक्चर यानी प्रपोर्शन। अब एक चीज समझो, अब आप इन दो सोर्स से पैसे अरेंज कर लिए, अरेंज करने के बाद आप यहां पर इन्वेस्ट किए फिक्स्ड एसेट में। एकदम प्लेन बात है, एकदम प्लेन बात। सुनना, मैं इस अभी जो सेंटेंस मैंने कहा उसके ऊपर फुल स्टॉप देता हूं और बीच में एक सेंटेंस डालता हूं। सुनो, आप अगर कभी भी कोई सामान खरीदते हैं 100 में, तो उसको बेचना चाहेंगे 100 से ज्यादा में। ये बात है कि नहीं? तय है कि नहीं है? आप हमेशा कॉस्ट से ऊपर, हमेशा कॉस्ट से ऊपर बेचना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि सर हमें प्रॉफिट कमाना है, सीधी सी बात है। अगर कॉस्ट से नीचे बिकेगा तो फिर हम बेचेंगे काहे को? बेचने की जरूरत ही नहीं है। हम प्रोडक्ट को हमेशा कॉस्ट से ऊपर बेचना चाहते हैं। वैसे ही यहां फंड को जमा करने का, फंड को उठाने का, फंड को प्रोक्योर करने का जो खर्चा लगेगा, वो खर्चा मेरा कम होना चाहिए। किससे? उस फंड को इन्वेस्ट करके जो रिटर्न मिलेगा, उस रिटर्न से। दूसरी बात, इसको दूसरी तरह से बोलता हूं, हमें जो फंड प्रोक्योर किया है हमने, उस फंड को इन्वेस्ट करके जो रिटर्न आएगा,
उस फंड को इन्वेस्ट करके जो रिटर्न आएगा उस रिटर्न का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए किससे? उस कॉस्ट से जिस कॉस्ट पर हमने फंड को प्रोक्योर किया है। मतलब कॉस्ट ऑफ फंड लिखो। मतलब रिटर्न, आप सोचोगे भैया लिखना क्या क्या है, आप समझो ना, लिखने की बात नहीं है, मैं ये स्लाइड्स सारे शेयर कर दूंगा, लिखने की बात नहीं है। अभी इंट्रो क्लास है, इसमें मैं कुछ कुछ कंटेंट बोल दूंगा, आपको लिखने के लिए लिखना भाई, जाके समझो। बाकी जो आपने कहीं लिखा होगा तो ठीक है। देखो, रिटर्न ऑन फंड शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ फंड। अच्छा, मैं ये आपको नई चीज तो बता नहीं रहा, ये सबको पता है। जितना कमाएंगे और जितना कॉस्ट लगा है उसका डिफरेंस हमेशा कमाने वाला ज्यादा होना चाहिए। ये नॉर्मल धंधे की बात है बॉस, ठीक है, एकदम नॉर्मल धंधे की बात है। इसका मतलब कि अगर मान लो आपका रिटर्न आता है इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, आपको फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करने के बाद आपका रिटर्न आता है 25%, ठीक है, 25%। तो ये रिटर्न जो है ज्यादा होना चाहिए आपके कॉस्ट से। कॉस्ट कितना कितना हुआ आपका? एक हुआ सर 15% और एक हुआ हमारा 9%। ये दो कॉस्ट हो गए हमारे। आप कैसे इसको कंपेयर करेंगे? आप बोलेंगे भैया दिस इट इज कैनॉट बी कंपेयर, इट कैनॉट बी कंपेयर्ड, क्योंकि भैया ये 15% है, ये 9% है, हम 25% से कैसे कंपेयर करेंगे? 25% को इन दोनों से कंपेयर करने के लिए इन दोनों को मिला के एक करना पड़ेगा। आप बोलेंगे यस, मिला के एक कर देता हूं। 15% प्लस 9% कितना हो गया? 24%। लीजिए 24% ज्यादा हो गया हमारा रिटर्न? नहीं, इस तरह इसको कंपेयर नहीं करना है। हमारे दोनों फंड को, दोनों सोर्सेस से फंड उठाने का कॉस्ट हमारा कितना होगा? देखिए, हमने इक्विटी से उठाया है 500 रुपए, हमें टोटल चाहिए था 2000। हमने इक्विटी से उठाया है 500 रुपए और उस 500 रुपए का कॉस्ट कितना दिया हमने? 15%। मैं एक बार कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। 500 डिवाइड बाई 2000 इंटू 15% कितना आ रहा है? 0.0375, 0.0375। उसके बाद आपने डेट से पैसा उठाया है और डेट से पैसा उठाया है 1500। टोटल पैसा कितना उठाना था आपको? 2000 और आपने 1500 उठाया है और उसका कॉस्ट आपने दिया है 9%। कितना दिया है? 9%। तो आपका यहां पर कॉस्ट कितना हो गया? 1500 डिवाइड बाई 2000 इंटू 0.09, 0.0675, 0.0675। अब इन दोनों को अगर मिला दे तो कितना आएगा? प्लस 0.0375 इंटू इंटू 100, 10.5 आ रहा है। 10.5%। इसका मतलब क्या है कि हमने, इधर आ जाओ, यहाँ देखो, ज़्यादा समझ में आएगा इधर में। हमने इक्विटी कितनी यूज़ की? 25%। और ये कितना यूज़ किया? 75%। हमने इक्विटी यूज़ की 25% और हमने इसको यूज़ किया 75%। तो 25% के लिए हमने कितना दिया? 15% रुपया दिया। मतलब 25% फंड जुटाने के लिए हमने 15% करके कॉस्ट दिया है। इसका मतलब है 25% क्या है? वेट है। वेट्स मतलब आपने स्टैट्स पढ़ा होगा फाउंडेशन में, फाउंडेशन में आपने वेट्स पढ़ा होगा। वेट्स मतलब प्रोपोर्शन है।
टोटल कैपिटल में 25% इक्विटी है, मतलब प्रपोर्शन कितना है 25% इक्विटी का। और टोटल कैपिटल में हमारे पास में 1500 रुपए, 75% क्या है, डेट है। तो टोटल कैपिटल में अगर 15% डेट है और 25% हमारा इक्विटी है और 75% हमारा डेट है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा 10.5%। और इसको कहते हैं वैक, WACC, तो कहते हैं वैक, इसका नाम है WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखो हमने क्या किया, दोनों को मिला दिया, दोनों की कॉस्ट, ये सब सिखाऊंगा, दोनों के कॉस्ट को मिला दिया। दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आप कंपेयर करिए, हम 10.5% में पैसा उठा रहे हैं और कमा कितना रहे हैं 25%। तो हमारे लिए अच्छा है या खराब है, ये बताओ। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। आगे आते हैं। तो पहला चीज आपने सीखा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा चीज आपने सीखा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, और सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में कॉस्ट कितना लगेगा और प्लस प्रपोर्शन याद रखना है अपने को, क्या प्रपोर्शन से। तो हमारा एक चैप्टर हो गया, ये हमारा चैप्टर हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक चैप्टर। हमारा दूसरा चैप्टर हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारा फिर एक और चैप्टर हो गया प्रपोर्शन वाला, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, और किसी कंपनी में ज्यादा पैसा रखना है उधार का या कम पैसा रखना है उधार का, इसके लिए भी एक चैप्टर है, उसका नाम है लीवरेज। लीवरेज, देखो इस बैलेंस शीट से आपको मैंने समझाया कि आपके पास में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हमने लॉन्ग टर्म फंड की बात की, और लॉन्ग टर्म फंड में आपको मैंने दिखाया कि भाई हमारे पास शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है और लॉन्ग टर्म डेट है। इन सभी चीजों का पैसा इन्वेस्ट कहां होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फंड्स है। और वहां से हमारा एक चैप्टर निकल गया जिसका नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर हमारा एक चैप्टर निकल के आया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जो पैसे हम अरेंज करेंगे, जो पैसे हम जुटाएंगे, जो पैसे हम प्रोक्योर करेंगे, वो सस्ता मिलना चाहिए कि महंगा मिलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए। उसके लिए देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा सोर्स है जिससे पैसा सस्ता मिल रहा है, और ये डिसाइड करने के लिए एक चैप्टर पढ़ना जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम पढ़ लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि भाई कौन से सोर्स से कितना पैसा लेना है, और उसके लिए एक चैप्टर है, वो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। जो सस्ता सोर्स है वहां से सस्ता पैसा लेंगे, वहां से पहले पैसा लेंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद सस्ते सस्ते के चक्कर में ज्यादा अपने पास डेट, मतलब गांव का पैसा, मतलब उधार का पैसा ना भर जाए, जिससे हमारे बिजनेस को प्रॉब्लम हो, उसके लिए एक चैप्टर है जिसका नाम है लिवरेज। मतलब बिजनेस में बहुत रिस्क हो जाएगा डिफॉल्ट का, समझो ना। अगर आपकी कंपनी नुकसान में हो, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो, you need to repay the loan and you need to pay the interest regularly, because it is a liability that you cannot deny, you cannot deny। इक्विटी वाले को रिटर्न यू कैन डिनाई, लेकिन इनको यू कैनॉट डिनाई। इसका मतलब है अगर हम डिनाई कर देते हैं तो भाई कंपनी को बंद करवा देंगे ये लोग। आप बोलेंगे भैया कैसे कंपनी को बंद करवा देंगे, लॉ पढ़िए, लॉ में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड है। अब नए सिलेबस, देखो मैं लॉ का टीचर नहीं हूं तो मेरे को नहीं पता लॉ में नए सिलेबस में क्या डाला, ठीक है, लेकिन लॉ में एक पुराने सिलेबस में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड था, IBC 2016, जिसको CA फाइनल के लॉ के सिलेबस में था ये। उसमें तो भाई गजब कहानी है, खींच लेंगे NCLT में आपको, फिर वो आपसे पैसा निकलवाएंगे, फिर या तो कंपनी को बंद करवा देंगे। तो कितना रखना है पैसा डेट का और कितना रखना है पैसा डेट का, ये कहां डिसाइड होगा, ये लिवरेज वाले चैप्टर में डिसाइड होगा, ये लिवरेज वाले चैप्टर में डिसाइड होगा। इसका मतलब है कि रिस्क कितना होना चाहिए वो लिवरेज वाले चैप्टर में डिसाइड होगा। लिवरेज, जिस चैप्टर का नाम है लिवरेज। अब ये सब हो गया, मतलब आपने कितने चैप्टर देख लिए, एक चैप्टर 1,
एक चैप्टर देखा आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, एक चैप्टर आपने देखा क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक चैप्टर देखा आपने कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर एक चैप्टर देखा आपने लिवरेज, और फिर अब समझो सर आपने इसकी बात कर ली, सर जिसकी इसकी बात हो गई उसको हमने क्या करते हैं एक बार येलो कर देते हैं, इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, इनकी बात हो गई, सर बचे दो लोग, दो लोग बचे, जो दो लोग बचे हैं वो लोग कौन कौन है, ये रहा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। एवरीवन नोज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। मे बी जो लोग सीए फाउंडेशन रूट से आए हैं या फिर जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको पता होगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने सिर्फ डायरेक्ट एंट्री रूट से आया है और जिसने कभी नहीं पढ़ा है कॉमर्स के बारे में, उसके लिए बता दूं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है क्या वो बात नहीं करेंगे उस पर अभी, ठीक है, दिस इज डिफरेंट वर्ल्ड। लॉन्ग टर्म जो सोर्स ऑफ फंड है या लॉन्ग टर्म जो पैसा मेरे को बिजनेस में लगाना है उसके लिए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है, लेकिन जो डे टू डे बिजनेस मेरे को करना है, सैलरी पेमेंट करनी है, क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, लाइबिलिटीज है छोटी मोटी उनको पेमेंट करना है, ये सब कैसे होगा, ये सब कैसे होगा? इसके लिए बना हुआ है शॉर्ट टर्म फंड, और शॉर्ट टर्म फंड को ही कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर मान लो किसी के बिजनेस का बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है डे टू डे बिजनेस को करने के लिए, इसका मतलब वो बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, वो बिजनेस कहीं ना कहीं स्टक आउट हो रखा है, फंसा हुआ है। क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा? क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आप पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं एसेट्स में, प्रोजेक्ट्स में, और आपको रिटर्न वहां से आप जनरेट नहीं कर पा रहे, जबकि वो जो बिजनेस है उसके अंदर ही फंसे हुए आप। तो एक चैप्टर हमारा हो गया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये चैप्टर नंबर 4 हो गया ये वाला, और ये चैप्टर नंबर 5 समझो। अब देखो कंपनी जो पैसा कमाती है, कंपनी ने जो पैसा अर्न किया, उस पैसे का क्या करती है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल है, बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है, सालों से एग्जांपल चलता हुआ आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पहले 15 साल अपने बिजनेस के जो पैसा कमाया उसका क्या किया, इस वाले डिस्कशन के बाद बताऊंगा, एक सेकंड रुक जाओ बस। कंपनी अर्न करती है, कंपनी का पैसा मतलब शेयर होल्डर का पैसा। अगर कंपनी पैसा अर्न करेगी तो कंपनी किसको देगी पैसा? भाई अपने शेयर होल्डर को, ओनर को देगी पैसा, सीधी सी बात है। पैसा प्रॉफिट कमाएगी कंपनी तो पैसा उनको देगी, ठीक है। अब जब कंपनी पैसा उनको देगी तो कंपनी के पास फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं बचेगा, कमा के रखना पड़ता ना भाई। अगर आपने कमा के रखा नहीं है तो आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कैसे करेंगे? बात समझ रहे हैं आप? आपने कमा कर रखा नहीं, फ्यूचर में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो आपको कमा कर रखना पड़ेगा। आप सारा पैसा अगर शेयर होल्डर को वापस कर देंगे तो फिर आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे किसी अदर प्रोजेक्ट में। अदर प्रोजेक्ट करने का मतलब एसेट्स वगैरह नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। कोई और आपको नया वेंचर लाना है, उसके अंदर में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना आप नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, ऐसा। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है, आइदर वो पैसा शेयर होल्डर को पे कर दे, पे आउट करे, या तो पैसा रिटेन करे। रिटेन का मतलब रख लेना। अगर मान लो शेयर होल्डर को सारा पे आउट कर देती है कंपनी, तो अगेन कंपनी को अगेन पैसे अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर भाई बाहर से पैसे लाने पड़ेंगे। एंड वाई वी नीड टू बोरो मनी, वाई वी नीड टू रेज capital through issue of shares when we have enough money to invest in our business? Why do we need money from outside? And why do we need money? Why should we raise money through issue of shares? We don't need to raise money through issue of shares, or we don't need to raise money through borrowing. For this purpose, we have to retain the fund which we have earned.
ड्यूरिंग दी पास्ट ईयर्स। समझो, अगर अब एकदम एकदम हिंदी में सीधी सी बात है, मैं इंग्लिश बीच में जो बोलता रहूंगा, रीजन बिंग कि आपको फाइनेंस के वर्ड से एकदम रूबरू कराता रहूं। ठीक है, हमने जो पिछले सालों में पैसा कमाया, बहुत सारा पैसा कमाया, वो सारे पे सारे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना, किसी जगह इन्वेस्ट करना। अगर आपको दिख रहा है कि उस जगह जहां इन्वेस्ट करेंगे वहां से पैसे बहुत सारे आएंगे, रिटर्न आएगा, कैश फ्लो आएगा, कैश आएगा, तो फिर हम शेयर होल्डर्स को कहेंगे, हे शेयर होल्डर्स, आप पैसे ना लो, ये पैसे कंपनी में पड़े रहने दो, हम इसको इन्वेस्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ मनी, रिटेंशन ऑफ अर्निंग। तो अगर हम कितना पे आउट करना है, कितना रिटेन करना है, कितना पे आउट करना है, कितना रिटेन करना है, उसके लिए भी एक चैप्टर है भैया, उसके लिए भी एक चैप्टर है जिसका नाम क्या हो गया, चैप्टर नंबर 6। डिविडेंड डिसीजन। क्या शेयर होल्डर को पैसा वापस देना है? इफ यस तो हाउ मच, इफ नो तो क्यों नहीं देना है, क्यों रखना है, इसके लिए एक चैप्टर, इसका नाम है डिविडेंड डिसीजन, और ये चैप्टर नंबर 6 हो गया आपका। नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना, छठा नंबर का चैप्टर रहेगा। उसके बाद आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, मतलब आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग यू नीड टू एनालाइज, एनालाइज, यू नीड टू एनालाइज कि हमारी कंपनी जो है कितना ग्रो कर रही है, हमारी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी कंपनी का स्टेटस क्या है टेक्निकली। इन सब चीज को चेक करने के लिए वी नीड टू डू व्हाट, एनालिसिस, हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। और उसके लिए एक चैप्टर है हमारे पास में, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, ये आपका चैप्टर नंबर 7 है। तो इतना सारा जो डिस्कशन था, मैं एक बार सबको समअप करता हूँ, सारे मतलब सभी डिसीजन को, सारे डिस्कशन को समअप करता हूँ और समअप करने के बाद मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स हैं आपके। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, इसमें आप स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम में जाएंगे, इंटरमीडिएट में जाएंगे, इंग्लिश में जाएंगे, और फिर आप यहाँ पर पेपर नंबर 6A में जाएंगे, मॉड्यूल 1 में जाएंगे तो आपको दिखेगा। देखिए, ये 2 थ्योरी वाले चैप्टर हैं, इसको छोड़ दो। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंसिंग डिसीजन में कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज, मतलब पैसा कहाँ से लाना है, और पैसा जो लाना है उसमें डेट कितना रखना है, क्या कैसे रखना है, उसकी बात है। फिर आप मॉड्यूल 2 में जाएंगे तो आपको दिखेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड डिसीजन और मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। टोटल 9 चैप्टर्स हैं आपके। तो मैं चैप्टर्स के नेम वगैरह नहीं लिखवाऊंगा बेसिकली। अच्छा, अब एक बार मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं कि क्या क्या मार्किंग स्कीम है। एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न, एफएमएसएम, ये दोनों 100 नंबर का चैप्टर है, सॉरी 100 नंबर का सब्जेक्ट है, जिसमें एफएम है 50 नंबर और एसएम है 50 नंबर। फिफ्टी मार्क्स। मैं एफएम की बात करूंगा अभी, एफएम मेरा सब्जेक्ट है।
देखो MCQ आने हैं तो भाई MCQ आएंगे तो 30 नंबर का MCQ है दोनों में, 30 मार्क्स। तो इधर 15 मार्क्स का MCQ रहेगा और फिर इधर 15 मार्क्स का MCQ, दोनों मिलाकर 30 नंबर हो गया। अब यहां बचा कितना, 35 मार्क्स। अब इस 35 मार्क्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस दिख सकते हैं आपको और 10 मार्क्स के क्वेश्चन दिख सकते हैं आपको। अब ये क्वेश्चन का प्रपोर्शन क्या रहेगा ये नहीं पता, एक्सपेक्टेड है। इसमें थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों होगा, प्रैक्टिकल प्लस थियरी दोनों होगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न हमारा ये है। तो बच्चों होपफुली आपको सारा कुछ एक बार ऐसा दिमाग में सब कुछ बैठ गया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को सुनना आराम से, ये पहला ओरिएंटेशन क्लास था FM का। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई एम साइनिंग ऑफ योर कोर्स मेंटर YK Tripathi फ्रॉम YK Tripathi क्लासेस कोलकाता। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।